वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा निकाला गया बुक है जो बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है। उसी का प्रैक्टिस नंबर 6वां है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। जो बच्चा 60 से 65 के आसपास क्वेश्चन सही बना रहा है यानी अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है तो टेस्ट को बनाए। टेस्ट बनाने से आपके हौसले बुलंद होते हैं और टेस्ट बनाकर कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर स्कोर बताइएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि किरातर्जुनियम पुस्तक किसने लिखी थी। तो किरातर्जुनियम पुस्तक का लेखक का बात कर रहा है और किरातर्जुनियम नामक पुस्तक जो है ये प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक है, ठीक है। और इसके एक उत्कृष्ट काव्य रचना माना जाता है और इसकी रचना जो है महाकवि जो थे भारवी ने किया था। कौन? महाकवि भारवी ने किया था 6ठी शताब्दी के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व यानी पहचान क्या है। तो इसका जो पहचान है बाबू ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये विमानन है। क्या है? विमानन यानी जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर एक मीनार का जो पिरामिड की तरह बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाबलीपुरम स्थित एक काश्मीर शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है बाबू ये पूछ रहा है। तो रथ नाम है। क्या नाम है? रथ। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, ठीक है। ये एक रथ मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिलवारा का चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवारा का चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर है और पूछ रहा है कहाँ स्थित है। ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध वंशों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मगध पर कौन कौन सा शासक पहले कौन है उसके बाद कौन है, उसी हिसाब से इसमें 4 दिया हुआ है और उसको कर्म के हिसाब से हम लोग को सजाना है ये बोल रहा है। तो देखिए इसमें से हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, मगध पर शासन करने वाले एक ट्रिक है। कौन कौन सा राजवंश उस पर शासन किया इसका ट्रिक है हसीन मशूकसा। क्या नाम है? हसीन मशूकसा यानी हर्यक वंश। तो इसमें हर्यक वंश है तो हर्यक वंश है यानी 4 हो जाएगा हसीन। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश दूसरे स्थान पर है तो यानी 2। और उसके बाद नंद वंश होगा। उसके बाद हो जाएगा म से मौर्य वंश। तो इसमें दिया हुआ है हर्यक वंश यानी 4 3 1 4 2 1 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन में आप देखिए कहीं पे है 4 1 2 4 2 1 3 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी का बात कर रहा है और अकबर की जो दूसरी राजधानी थी बाबू वो कौन थी। तो वो आपको फतेहपुर सिकरी थी। कौन थी? फतेहपुर सिकरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है ये बोला किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक का भंडार का बात कर रहा है और अभ्रक का भंडार बिहार का जिला पूछ रहा है तो गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार में किस जिले में होता है। तो ये आपको पिछले टेस्ट में या उसके पहले वाले टेस्ट में ये हम बताए थे। तो सोन और गंगा जो है पटना में मिलता है। कहाँ पे? पटना में मिलता है दानापुर में। कहाँ पे? दानापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल का बात कर रहा है जो कांवर झील है और ये बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में। और ये भारत का 39वां रामसर स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्योनी हिल का बात कर रहा है और ब्रह्योनी हिल जो बिहार के गया जिले में ही है। कहाँ पे है? गया जिले में है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो बंगाल के जो किसान हैं उसको जूट की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि बांडुंग सम्मेलन इतिहास का मील का पत्थर साबित हुआ था। तो बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित था ये पढ़ रहा है। तो बांडुंग जो सम्मेलन हुआ था वो बाबू इंडोनेशिया चीन का संबंध था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ये 1955 में हुआ था। बांडुंग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था। कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था ये बोल रहा है।
और ये आपको था बाबू स्वाति तिरुनल ने। स्वाति तिरुनल जो था, ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के जो त्रावणकोर है, केरल का महाराजा स्वाति तिरुनल जो राणा वर्मा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? किस ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, पेशवा को जो समाप्त किया गया था वो बाजीराव द्वितीय के काल में, बाजीराव द्वितीय के काल में कर दिया गया था। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस चार्टर्ड अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार 1813 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उसका एकाधिकार बना था, लेकिन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा उसको भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। महासंघ का विचार का बात कर रहा है और सर्वप्रथम जो है ये नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 में बना था और उसी में किया गया था, ये मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था एक, कैसा था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कैसा था बाबू, ये बोल रहा है। और पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो आपको रेगुलेटिंग एक्ट था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो दिल्ली का जो केंद्रीय सचिवालय है उसके उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक जो है और उसका वास्तुकार का बात कर रहा है तो एडवर्ड लुटियंस था। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है का बात कर रहा है, नहीं शामिल है का बात कर रहा है। और यहाँ पे दिया है एलोरा गुफा, ये तो शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर दिया हुआ है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, कुतुब मीनार शामिल है, मान्यजी अभ्यारण्य ये भी शामिल है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी है जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेगा एलोरा गुफा को तो 1983 में शामिल किया गया था और 93 में आपको कुतुब मीनार को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक गर्म स्थान का बात करा है अल अजीजिया लीबिया है। क्या है? अल अजीजिया लीबिया। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसी देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? और ये आपको स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन सा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? कौन सा बना होता है ये बोल रहा है। तो ये टैगा वन जो होता है, टैगा वन टुंड्रा वन होता है। टुंड्रा वन जो होता है वो शैवाल तथा काई से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वर्णीय वन से क्या कहते हैं? ज्वर्णीय वन को क्या कहते हैं? तो ज्वर्णीय वन को हम मैग्रो वन कहते हैं। मैग्रो वन को ज्वर्णीय वन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार का क्या प्रतिशत है? उष्णकटिबंधीय वन का बोल रहा है कि पृथ्वी के भूखंड पर विस्तार का प्रतिशत पूछ रहा है और ये लगभग 7% है। कितना है? लगभग 7%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक झील हैं। तो जो बिहार की कृषि जलवायु हो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों में बांटा गया है। तो जोन वन जो है वो उत्तर पश्चिम जिला है। उत्तर पश्चिम में यहाँ पे 13 जिले हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जोन वन में ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? भारत का श्रिम्प राजधानी का बात कर रहा है और किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये नेल्लूर को कहा जाता है। किसको? नेल्लूर, यानी झींगा मछली जो होता है उसी का राजधानी नेल्लूर को कहा जाता है, उसी को श्रिम्प कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाई जाती है? तो 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग है। जो भारतीय तट रेखा है, मान लेते हैं ये भारत का अगर मैप है तो इसकी जो तट है, ये वाला एरिया, इसकी लंबाई बोल रहा है कितना है? तो जो इसकी लंबाई है बाबू वो आपको 7500 किलोमीटर है। कितना है? 7500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। कहाँ पे है?
तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है। चुम्बी घाटी का बात कर रहा है और चुम्बी घाटी जो है ये आपको सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से है। किससे है? रानीगंज जो है ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान करना है और इधर जगह दिया हुआ है, उधर उससे उत्पादित उत्खनन दिया हुआ है। करते हैं हम लोग। हजारीबाग में क्या मिलता है बाबू? तो हजारीबाग में आपको अभ्रक मिलता है। ठीक है। और नेवली में भूरा कोयला मिलता है। और झड़िया का बात करेगा तो आपको झड़िया में कोयला मिलता है। ठीक है। राउरकेला में लोहा मिलता है। तो इस तरह मिलाएंगे हम लोग, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। तो कौन सा हिमालय कहा जाएगा? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो भी हिमालय आएगा उसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय। ठीक है। असम हिमालय कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसको भी कहा जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपको जे.ए. सुपीटर ने। कौन? जे.ए. सुपीटर। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपेरियल बैंक के नाम से किसे जाना जाता था ये बोल रहा है। और ये आपको भारतीय स्टेट बैंक को इंपेरियल बैंक के नाम से जाना था। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में किया गया था और यह औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे स्टेट बैंक नाम दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अवकाश योजना 1966 से 1969 तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। तो बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा यहाँ से नरसिम्हम समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से जुड़ी है और 1991 में बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु का नकारात्मक आय लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह क्या है बाबू? तो याद रखिएगा गिफन वस्तु हो जाएगा। ठीक है। गिफन वस्तु यानी सबसे घटिया वस्तु। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संदर्भित है। संदर्भित है ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपको ये भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो कोई भी धन जो धर्म के लिए रखा गया हो, किसी धर्म संस्था में रखा गया हो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आर्टिकल 27 कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक के हितों का प्रावधान का बात कर रहा है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के नागरिकों को जिसको अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है। तो अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है ये बात कह रहा है और ये कुल जनसंख्या समुदाय के अनुपात पर दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के ए के अनुसार संपदाओं आदि का अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधि या व्यावृत्ति संदर्भित है। ये संदर्भित है कहाँ पे बाबू? तो ये आपको संदर्भित है केंद्र सरकार में। कहाँ पे? केंद्र सरकार। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये आपको मूल अधिकार में है। केंद्र सरकार थोड़े हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 31(12) से लेकर और 35 तक तो मूल अधिकार में ही है। तो यहाँ पे मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में अपने पद पर बने रहते हैं। किस आयु तक? तो जो उच्च न्यायालय है वो 62 साल। कितना? 62 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167 में। कहाँ पे? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में राज्यों
के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति पीएम के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए पोटाडा तो है, पोटा भी है, विदेशी मुद्रा क्रिया तस्करी रोकथाम संरक्षण अधिनियम ये भी है। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि विदेशी मुद्रा विनिमय ये नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। ये संदर्भित है और कहाँ पे है ये? तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, यानी जो अनुच्छेद 24 कहता है कि अनुच्छेद 24 के तहत आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के बी के अनुसार कुछ अधिनियम और विनियम विधि मान्यकरण और प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये पूछ रहा है। ये भी मूल अधिकार आता है। ठीक है, भारतीयों का मूल अधिकार है, क्योंकि मूल अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? और किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है सिलेंडर के वायु को संपीड़ित करके। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बादल किसके द्वारा वायुमंडल में तैरता है? तो बादल जो है वायुमंडल में किसके द्वारा तैरता है? निम्न घनत्व के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? शब्द इंसुलेशन का जो अर्थ है वो आपको है, शब्द इंसुलेशन का अर्थ है वो आपतित सौर विकिरण। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इंसुलेशन किसे कहते हैं? इंसुलेशन जो होता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य की विकिरण को कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपतित सौर विकिरण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कैसे किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन और धनायनों में संयोजित होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है आयन मंडल। क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो ये आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? तो ये आपको हाइपोथैलेमस करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद जो कोशिका विभाजन नहीं होता है वो तंत्रिका यानी न्यूरॉन, दिमाग की जो कोशिका होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी मिश्रित जो ग्रंथि है वो कौन सी है बाबू? तो वो आपको है अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय है। पैनक्रियाज इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो याद रखिएगा एल्जाइमर रोग से संभावना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।